नमस्ते। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब ले जा रहे हैं। उन्होंने अपने लगभग 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान से संबंधों को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से दोस्ती में कोई बड़ा फायदा है या पाकिस्तान अमेरिका है जो बांग्लादेश की आर्थिक सामरिक जरूरतों को पूरा कर देगा, बल्कि बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध सिर्फ भारत विरोध के कारण मजबूत हुए हैं। यूनुस भारत को अपना दुश्मन मानते हैं, खासकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देने के बाद से। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान भविष्य में बांग्लादेश को भारत के आक्रोश से बचा सकता है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर संकट के समय पाकिस्तान बांग्लादेश की कितनी मदद कर सकता है, या फिर यह तस्वीर सिर्फ पिछवाड़ा मिलाओ तहमद लहराओ तक सीमित है। दरअसल समस्या यह है कि जब भी ढाका की राजनीति में भारत से दूरी और पाकिस्तान से नजदीकी की खबर आती है तो मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं रहता। यह पूरे दक्षिण एशिया के पावर बैलेंस को हिला देने वाला संकेत बन जाता है। ढाका की सड़कों से लेकर इस्लामाबाद के गलियारों तक आज एक अजीब सी बेचैनी दिख रही है। बयानबाजी से आगे बढ़कर रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश हो रही है, और इसी कोशिश में कई ऐसे संकेत उभर रहे हैं जिन्हें हल्के में लेना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। बाहर से देखने पर यह एक साधारण रणनीतिक समीकरण लगता है, लेकिन इसके अंदर परत दर परत ऐसे सवाल छुपे हैं जिनके जवाब किसी प्रेस रिलीज में नहीं मिलते। यही वजह है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ढाका के सत्ता केंद्र में बैठे लोग जानते हैं कि भारत से दूरी एक दिन में नहीं बनाई जाती, और नहीं पाकिस्तान से नजदीकी किसी एक मुलाकात से तय होती है। पिछले 1.5 साल में जो कुछ भी हुआ है वह अचानक नहीं है। यह धीरे धीरे बुनी गई एक रणनीति है जिसमें भावनात्मक मुद्दे, ऐतिहासिक जख्म, घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सब कुछ शामिल है। मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के प्रति झुकाव सिर्फ व्यक्तिगत सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि उस असंतोष की अभिव्यक्ति है जो ढाका में भारत को लेकर एक खास वर्ग के भीतर लंबे समय से पल रहा है। शेख हसीना को भारत में शरण मिलना इस असंतोष के लिए चिंगारी का काम करता है, लेकिन आग पहले से मौजूद थी। यही आग अब पाकिस्तान के साथ रिश्तों को हवा दे रही है। लेकिन यहां से सवाल और गहरे हो जाते हैं। पाकिस्तान जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, IMF की किस्तों पर सांस ले रहा है, विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा है, आखिर वह बांग्लादेश को क्या दे सकता है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की आर्थिक हैसियत, सैन्य पहुंच और भौगोलिक स्थिति तीनों ही कमजोर कड़ियां हैं। यह सच ढाका भी जानता है, इस्लामाबाद भी और वाशिंगटन भी। इसके बावजूद रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों हो रही है, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और खतरनाक हिस्सा है। अक्टूबर 2025 में जब पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी ढाका पहुंचे और वहां सत्ता के केंद्र में बैठे व्यक्ति के साथ बंद कमरे में बातचीत हुई तो यह सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी। नक्शे का वह एक दृश्य है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग रंग में दिखाया गया। एक संदेश था। संदेश ये नहीं था कि कल ही सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि यह कि सोच की दिशा किस ओर जा रही है। भारत की तीखी प्रतिक्रिया बताती है कि नई दिल्ली ने इस संकेत को हल्के में नहीं लिया। यही वह पल था जब यह साफ हो गया कि ढाका इस्लामाबाद नजदीकी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रहने वाली। फिर भी हकीकत अपनी जगह अड़िग है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई औपचारिक रक्षा समझौता होना आसान नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चुनावी दबाव में है, और देश की राजनीति इतनी एक तरफा नहीं है कि भारत के खिलाफ खुला मोर्चा खोल सके। बांग्लादेश की बड़ी राजनीतिक ताकतें जानती है कि सत्ता में टिके रहने के लिए जमीन पर स्थिरता चाहिए, और यह स्थिरता भारत को पूरी तरह नजरअंदाज करके संभव नहीं है। यही वह सच्चाई है जो हर गुप्त बैठक के बाद भी सामने आ जाती है। भूगोल इस पूरी कहानी का सबसे कठोर निर्णायक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हजारों किलोमीटर का फासला, बीच में भारत की विशाल भौगोलिक मौजूदगी और बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की पकड़, ये सब मिलकर पाकिस्तान की किसी भी मदद को लगभग असंभव बना देते हैं। अगर कल को ढाका पर कोई गंभीर संकट आता है तो पाकिस्तान के पास न तो त्वरित सैन्य पहुंच है, न ही आर्थिक ताकत की वह हालात पलट सके। यह वही स्थिति है जैसी भारत के लिए अफगानिस्तान में। इरादे हो सकते हैं लेकिन रास्ते नहीं। यहीं पर बांग्लादेश की मजबूरी सामने आती है। तीन तरफ भारत से घिरा देश, एक तरफ म्यांमार जो खुद गृह युद्ध में उलझा है,
और समुद्र में वह ताकत जो पूरे बंगाल की खाड़ी को नियंत्रित करती है। इस भूगोल से भागना संभव नहीं है। ढाका के नीति निर्माता इसे जितना भी अनदेखा करने की कोशिश करे, सच्चाई बार बार सामने आ जाती है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते भारत पर दबाव बनाने का एक औजार हो सकते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। आर्थिक आंकड़े भी इस रिश्ते की सीमाएं साफ दिखाते हैं। भारत बांग्लादेश व्यापार जहां अरबों डॉलर में है, वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश व्यापार अब भी प्रतीकात्मक स्तर पर अटका हुआ है। निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग, इन सभी मोर्चों पर पाकिस्तान के पास देने के लिए बहुत कम है। दूसरी ओर भारत, चाहे राजनीतिक तनाव हो या न हो, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम स्तंभ बना हुआ है। यह फर्क ढाका के कारोबारी वर्ग और नौकरशाही दोनों को पता है। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा दौर एक अस्थायी उतार चढ़ाव है। जैसे ही सत्ता का समीकरण बदलेगा, जैसे ही अंतरिम व्यवस्था की जगह निर्वाचित सरकार आएगी, प्राथमिकताएं भी बदलेंगी। भारत के साथ रिश्तों को पूरी तरह तोड़ना किसी भी नागरिक सरकार के लिए आत्मघाती कदम होगा। इतिहास गवाह है कि भावनात्मक राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती, खासकर तब जब भूगोल और अर्थव्यवस्था इसके खिलाफ हों। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ढाका और इस्लामाबाद तक सीमित नहीं है। यह संकेत वाशिंगटन, बीजिंग और नई दिल्ली तीनों के लिए है। बांग्लादेश यह दिखाना चाहता है कि उसके पास विकल्प हैं, भले वे विकल्प व्यवहार में कितने कमजोर क्यों ना हो। पाकिस्तान इस मौके को भारत के खिलाफ एक और मोर्चे की तरह पेश करना चाहता है, भले उसकी पकड़ वहां सीमित हो। और भारत, जो यह सब देख रहा है, जानता है कि प्रतिक्रिया जितनी संयमित होगी उतनी ही प्रभावी होगी। यही वजह है कि यह पूरा खेल शोर से ज्यादा संकेतों का है, बयान कम, इशारे ज्यादा। दोस्ती के दावे बड़े हैं, लेकिन हकीकत की जमीन छोटी है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे बांग्लादेश की राजनीति साफ होगी, वैसे वैसे यह भी साफ होता जाएगा कि पाकिस्तान वास्तव में कितनी दूर तक साथ चल सकता है। फिलहाल इतना तय है कि भारत से बांग्लादेश को बचाने का दावा करने वाला पाकिस्तान खुद अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। और यही वह मोड़ है जहां यह कहानी फिर से एक नए सवाल की ओर बढ़ती है। क्या ढाका इस सच्चाई को समय रहते स्वीकार करेगा, या फिर प्रतीकात्मक रिश्तों की कीमत उसे भविष्य में और चुकानी पड़ेगी? क्योंकि दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बात हमेशा सच रही है, यहाँ फैसले कभी सिर्फ आज के लिए नहीं होते, उनके असर कल से भी आगे तक जाते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।